हाँ दोस्तों, कैसे हैं? मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय मानसून की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में आपने इस कड़ी में दो प्रमुख सिद्धांत पर, एक तापीय सिद्धांत और दूसरा जो है कि विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत पे आपने विस्तार से अध्ययन देखा है और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा और आप परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आश्वस्त और बहुत ही गुड फील करेंगे। आज उसी कड़ी में ये दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम विशेष रूप से जेट स्ट्रीम सिद्धांत पर बात करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनता है उसको हम चुटकियों में हल करने का प्रयास करें और हम यह भी कोशिश करें कि बिना रटे आपको लंबे समय तक कैसे ये याद रह सके उसका भी हम पुरजोर व्यवस्था करेंगे और बिल्कुल इजी तरह से आपको याद रखाने का हम प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो समाप्त होने से पहले आपको 75% आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखते हैं कि हम कितना आपकी मदद कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं भी आता है तो दोस्तों आप डिसलाइक करके उनकी वजह जरूर बताने का प्रयास करें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी सुझाव का स्वागत है दोस्तों। ठीक है, हमारी कोशिश है कि हम जितना हो सके आपको डिजिटल माध्यम से घर बैठे सारे मटेरियल उपलब्ध करा सके, क्योंकि आज पढ़ाई पेशा बन चुका है। यह किसी से छुपा नहीं है कि पैसे वाले ही एजुकेशन पा सकेंगे, तो भाई गरीब व्यक्ति कैसे बिना पैसा का एजुकेशन प्राप्त करे। डाटा फ्री चल रहा है, डाटा का भरपूर उपयोग कीजिए, आप सोशल मीडिया के सहारे पढ़ाई कीजिए और आप अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर सफर तय कीजिए। चले, और भी लंबी बातें हो जाएंगी, बाद में हम करते रहेंगे। फिलहाल हम समझने का प्रयास करते हैं जेट स्ट्रीम सिद्धांत। अब हम एक एक करके इससे जो भी प्रश्न बनता है, क्योंकि आपकी पढ़ाई तभी सार्थक समझी जाएगी जब आपके मन मस्तिष्क में किसी टॉपिक को लेकर बार बार प्रश्न उठ रहा हो और अगर आप उस टॉपिक के जवाब या उस प्रश्न के जवाब की ओर अग्रसर हो, जिसका मतलब है आपकी पढ़ाई सही दिशा में जा रही है। आपके सामने हम कोशिश करेंगे कि इससे जो प्रश्न बनता है उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करें। आइए स्टार्ट करते हैं जेट स्ट्रीम सिद्धांत। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यह भारतीय मानसून को प्रभावित कैसे करता है या इसके द्वारा भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, उसमें बढ़ने से पहले हम यह देखने का प्रयास करते हैं जेट स्ट्रीम है क्या। तो अगर इसका जवाब लिखने के लिए आए तो आप कैसे लिखेंगे, ये समझ लीजिए। ऐसे समझिए, पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपरी क्षोभ सीमा, ये क्षोभ सीमा क्या है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का विषय। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि पृथ्वी के वायुमंडल को 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है। क्षोभ सीमा के पास, मतलब ऊपरी क्षोभ सीमा, जहां इनकी क्षोभ सीमा समाप्त होती है, उस जगह पर बहुत ही तीव्र गति से एक वायु राशि चलती है, बहुत ही तीव्र गति से एक वायु राशि चलती है, उसे ही हम जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। ये माइंड में सेट रख लीजिए। अगर हम इनको लिखने का प्रयास करें तो इसको इस तरह लिखेंगे, पृथ्वी के क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर अत्यंत तीव्रगामी वायु प्रवाह को जेट स्ट्रीम, अगर आप इंग्लिश में लिखें वही चीज है, जेट स्ट्रीम
कहा जाता है। अब इससे इस जवाब से ही 2-4 प्रश्न बनते हैं। पहले हम इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है, एक एक लाइन का या फिर वन लाइनर जिसे आप कहते हैं, वन लाइनर जो जवाब बनता है उसको हम कवर करने का प्रयास करते हैं जेट स्ट्रीम। फिर हम विस्तार से उनको समझने का हम प्रयास करेंगे। फिर यह भी देखेंगे कि भारतीय मानसून को यह कैसे प्रभावित करता है या इससे भारतीय मानसून कैसे उत्पन्न होता है। तो पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि जेट स्ट्रीम सिद्धांत के प्रतिपादक को देख लेते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत इजी नाम है। इसके प्रतिपादक का नाम है येस्ट। ये विद्वान का नाम है, इसको हिंदी में भी आप लिखिए तो इसी तरह होगा येस्ट। इस विद्वान का नाम येस्ट है। येस्ट इस सिद्धांत के प्रतिपादक है। दूसरा प्रमुख जो है कि प्रश्न ये बनता है कि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कहां होती है। उत्पत्ति, अगर आपने इस वाक्य को याद रख लिया ना तो आई होप कि 2-4 प्रश्न का जवाब आप ऐसे ही दे सकते हैं। तो उत्पत्ति कहां कैसे होती है या कहां होती है, आप इस वाक्य को पढ़िए। पृथ्वी के क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा, क्या कह रहा है, पृथ्वी के क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा। तो क्या हो जाएगा, क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा। अब इससे और भी प्रश्न पूछ सकता है कोई, ऊपरी सीमा, अरे कितनी ऊपर, ये भी कह सकता है कि पृथ्वी के सतह से कितनी ऊपर इस जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। तो ऊपरी सीमा आप बताएंगे, ये भी सही है, लेकिन आप इसको क्लियर कर दीजिए। ऊपरी सीमा पर इसको कई बार यह कहा जाता है, यह 8 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर के बीच, कई बार यह बताया जाता है कि 9 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर के बीच जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। तो जहां एक से अधिक विद्वान जमा होंगे वहां एक से अधिक राय उत्पन्न होगा। कुछ विद्वान का जो है कि मानना है कि वो 8 से 12 किलोमीटर के बीच ये जेट स्ट्रीम उत्पन्न होता है। आप ये देख सकते हैं कि इनकी जो मोटाई होती है वो कम से कम 4 किलोमीटर, यहाँ आप देख रहे हैं 9 किलोमीटर। तो फिलहाल न्यूनतम 8 किलोमीटर और अधिकतम 18 किलोमीटर इनकी ऊंचाई होती है। जब आप क्षोभमंडल की जो न्यूनतम ऊंचाई आप देखते हैं और कितनी हो जाती है, 8 किलोमीटर, और अधिकतम ऊंचाई क्या हो जाती है, 18 किलोमीटर। ठीक है, तो ये है इनकी उत्पत्ति। ये भी आपको परेशान नहीं करेगा। क्षोभमंडल आप देखेंगे, चूंकि क्षोभमंडल में ही इसकी उत्पत्ति होती है, ऊपरी सीमा। तो वो ऊपरी सीमा क्या हो जाएगी, अधिकतम 18 किलोमीटर इनकी ऊपरी सीमा होगी। अब ये देखते हैं कि यह जो अत्यंत तीव्रगामी वायु प्रवाह है, इसका मतलब जेट स्ट्रीम की गति क्या होती है, ये हमको देखना है। गति क्या होती है, इनकी चाल क्या होती है। क्योंकि जवाब में क्या कह रहे हैं, अत्यंत तीव्रगामी, बहुत ही तेजी से, बहुत ही तीव्र गति से चलती वायु प्रवाह को या वायु राशि को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो प्रश्न उठेगा कि उसकी रफ्तार कितनी होती है। तो इसमें दोस्तों याद रख लीजिए, इसमें भी विद्वानों की दो राय है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इसकी रफ्तार जो होती है वो 240 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, या कुछ विद्वान का ये भी कथन है कि उनकी अधिकतम चाल जो है 340 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब प्रश्न उठेगा, आपके मन में शंका उठनी चाहिए, ये अधिकतम की बात क्यों हो रही है, अधिकतम की बात क्यों हो रही है, वो 340 किलोमीटर अधिकतम, इसका मतलब न्यूनतम गति भी होगा। इसको इस तरह समझिए, क्योंकि बहुत तीव्र गति से ये चलती है, हवा मान लीजिए चल रही है, ये हवा है पूरी रफ्तार में, हवा एक वायु प्रवाह राशि, पूरी हवा की राशि। तो इसके बीच में चाल बहुत स्पीड होता है, याद है कि उनके दोनों किनारे कम स्पीड की होते हैं। ठीक है, तो वही है कि इनके बीच में जो है अधिकतम चाल होती है, बहुत ही तेजी से चलती है, बीच की अधिकतम चाल वो 340 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जेट स्ट्रीम की अधिकतम चाल कितनी होती है। तो अधिकतम चाल क्या बताएंगे आप,
340 किलोमीटर प्रति घंटा, और कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन में आ जाएगा 240 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब और देखते हैं कि इनमें और क्या क्या हम टॉपिक बन पाता है, वो हम देखते हैं। अब इसकी जो है कि खोज, ये जेट स्ट्रीम की खोज पे भी प्रश्न पूछा जाता है कि जेट स्ट्रीम जो है इनका खोज कब किया गया। तो इसका खोज जो है ना दोस्तों, वह द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकंड वर्ल्ड वार के समय इनकी खोज की गई। लेकिन इनको याद रखिए, एक कहानी सुनिए। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम पड़ाव में जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था, अब हिरोशिमा और नागासाकी वो भूल जाइए किस पर कब गिराया था, क्योंकि हम जेट स्ट्रीम को क्लियर कर रहे हैं। इतना बस याद रखिए कि अमेरिका जो है कि जापान पर अणुबम अटैक कर रहा था, तो उस दौरान वो क्या कर रहा था कि पहले तो उस पर आगे बढ़ने से पहले से हो गया, इसकी दिशा को जान लेते हैं, तभी यह क्लियर हो पाएगा, तभी यह खोज क्लियर हो पाएगा। इनकी दिशा क्या होती है ये देख लेते हैं दोस्तों। दिशा, इनकी दिशा क्या होती है, तो दिशा में आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के घूमने की दिशा के अनुकूल, ये पृथ्वी के घूमने की दिशा में, पृथ्वी अपना घूर्णन जो करती है अपने अक्ष पर, वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसकी भी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर ही होती है। तो याद रखिए, कोई भी गतिशील वस्तु के निकट की जो वायु है उसकी गति की दिशा में ही वह भी गति करने लगता है। ये चीजें भौतिकी का नियम है। तो याद रख लीजिए कि ये जेट स्ट्रीम की दिशा जो होती है वह दिशा है दोस्तों पश्चिम से पूर्व। ये याद रखें, या इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा, ये लिख लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, रखना नहीं पड़ेगा। हाँ, अब आइए, अब क्लियर करते हैं इसकी खोज सेकंड वर्ल्ड वार में क्यों हुई और कैसे हुई। सेकंड वर्ल्ड वार में क्या है कि अमेरिका जापान पर अणुबम अटैक करने के लिए निकला, तो वो जब विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था तो उन्होंने यह अनुभव किया कि उनके विमान की गति कम हो गई है, फ्यूल खर्च बढ़ रहा है। जब आप गति कम हो जाती है तो आपको आगे बढ़ने में ज्यादा प्रेशर पड़ता। अब हो क्या रहा था, तो उनके मन में ये शंका हुई, जो विमान का चालक है, तो उन्होंने यह सोचा कि कहीं जापान ने कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं लगा दिया है कि हमारे विमान को वो अपनी ओर खींच रहा है या विमान को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। बाद में ये पता चला कि नहीं, वो जिस एरिया में जा रहा था, जितनी ऊंचाई से जा रहा था, वहां अत्यंत ही तीव्र गति से हवा चल रही है। आप ऐसे भी देखेंगे, नेचुरल बात है, जब हवा बहुत स्पीड से आ रही हो, मान लीजिए वो पश्चिम से पूर्व की ओर आ रही है और अमेरिका का विमान जा रहा था पूर्व से पश्चिम की ओर, तो हवा के विपरीत अगर आप चलेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वहीं अगर हवा की दिशा में चलेंगे तो आपको मेहनत कम करना पड़ेगा। तो वही चीजें उनकी बाद में ये स्पष्ट हो पाया कि नहीं, इस स्थिति में या इस जो है कि दूरी में 8 से 12 किलोमीटर की दूरी में जो है ना कि उसका जो एक बहुत तीव्र गति से हवा चल रही है और वो कालांतर में जेट स्ट्रीम नाम पड़ा उसका। ठीक है, तो ये समझ लेने के बाद अब हम ये देखते हैं कि उसका आकार कैसा होता है। जेट स्ट्रीम का आकार, ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ये भी हम क्लियर कर लेते हैं। इसका आकार कैसा होता है, आकार, तो याद रख लीजिए दोस्तों, इसका आकार जो है ना वो इस तरह होता है, नदी के आकार की तरह, नदी या सरिता आप जो भी कहें, इसका आकार नदी या सरिता की तरह होता है। अब वो कैसे होता है वो देख लीजिए। ये जो जेट स्ट्रीम है वो इस तरह चलती है, मतलब ऊपर नीचे होकर ये इनकी दिशा होती है। ठीक है दोस्तों, ये इनकी दिशा होती है ऊपर नीचे। तो इनको आप क्या नाम देंगे, सर्पिलाकार तो कह नहीं सकते, तो इनका आकार आप इसी तरह कह सकते हैं, वो नदी या सरिता की तरह इनका आकार होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये सब चीजें, ये सब टॉपिक आपको जो है कि वन लाइनर के रूप में जो है कि आपको याद रखना, और मुझे विश्वास है आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही याद हो गया।
अगर नहीं समझ में आता फिर भी एक दो बार अगर आप देख लीजिए कि जेट स्ट्रीम सिद्धांत का प्रतिपादक येस्ट है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में, यानी 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के बीच, कहीं आता 9 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के बीच। इसकी गति 240 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कहीं कहीं पे बताया जाता है कि इसकी अधिकतम, वो अधिकतम की हम बात कर रहे हैं, 340 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इनकी खोज सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय किया गया और दिशा जो है इनका पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, वो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में होती है। इसका आकार जो है कि नदी या सरिता के समान होता है। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि और जेट स्ट्रीम से वन लाइनर और कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है। अब जेट स्ट्रीम से संबंधित आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इसका आयाम क्या होता है। आयाम ये देख लीजिए, इसकी ऊंचाई न्यूनतम, मतलब अगर जहां से ये उत्पन्न हुई उसकी न्यूनतम ऊंचाई, इस तरह आप कह सकते हैं कि ये इनका, मान लीजिए ये चल रही है जेट स्ट्रीम, तो इस तरह चलती है, ये है जेट स्ट्रीम। तो इनका आयाम यही है कि अगर आप इसको इस तरह खींचेंगे, एक बीच में एक जो कि रेखा खींचेंगे, तो यह जो ऊंचाई है इनकी, इसको हम आयाम के नाम से पुकारते हैं। आयाम को एक संकेत आप दे दीजिए ए, ठीक है, ए, इसकी आयाम यही हुआ। इस आयाम को हम क्या कह सकते हैं कि इनका आयाम क्या होता है। तो याद रखिए दोस्तों, पहला जो अभी जस्ट पहले हमने बताया कि एक विशाल वायु राशि होती है, उतना 18 किलोमीटर ऊपर एक विशाल वायु राशि है, तीव्रगामी, बहुत तीव्र गति से वायु राशि बहती है। तो उसकी एक तरह से आप चौड़ाई बोल दीजिए, आयाम बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए, तो इसका आयाम जो है ना दोस्तों, वह 6500 किलोमीटर तक होती है। ये आप सोच सकते हैं कि वह जब यहां से ऊपर चलना शुरू हुआ फिर नीचे उतरा, तो वो 6500 किलोमीटर तक ऊपर गया। ठीक है, आयाम मतलब अगर वो इस तरह कर रहा है, तो अगर सांप को देखते होंगे आप, जमीन में जब वो रेंगता है तो उसी को आप इस तरह ऊपर नीचे समझ लीजिए। तो जब वो ऊपर चलता है और फिर नीचे उतरता है, तो यही है, ये ऊपर गया फिर नीचे उतरा। तो अधिकतम जो ऊपर चला गया वहां से उनकी सबसे नीचे वाला, इनकी आयाम जो है वो 6500 किलोमीटर तक होती है। अब जो है इसी आयाम की वजह से, या आयाम न कहें, इसके उत्पत्ति की दृष्टि से जो है कि जेट स्ट्रीम के प्रकार माना गया है, वह जेट स्ट्रीम कितने प्रकार के होते हैं। अब इससे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जेट स्ट्रीम के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो याद रख लीजिए दोस्तों, यह हम क्लियर करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए, जेट स्ट्रीम के 3 प्रकार, मुख्यतः 3 प्रकार माने जाते हैं। सबसे निकट जो होता है, या फिर कहें विषुवत रेखा के पास जो होती है, उसको विषुवतीय प्रकार कहते हैं। ठीक है, वो हम क्लियर करेंगे। पहला होता है विषुवतीय, दूसरा होता है, विषुवतीय में क्या होता है कि यहां पर पछुआ प्रकार के जो है, सॉरी पछुआ नहीं, व्यापारिक, इसको कह सकते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, इस हिस्सा में जो है, जो विषुवतीय जेट स्ट्रीम है, वहां पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन की उत्पत्ति होती है। और फिर दूसरा है, दूसरा जो प्रकार है उसको कहा जाता है शीतोष्ण प्रकार। ठीक है, तो इस हिस्सा में जो है वह पछुआ पवन, आप इनको जो है व्यापारिक पवन, याद रख लीजिए, विषुवतीय इलाके में आप सिर्फ इनको व्यापारिक पवन भी बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप उत्तर पूर्वी बोल देते हैं तो ये बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाता है। मतलब ये समझ में आता है कि आपको पूरी जानकारी इसमें क्लियर है। शीतोष्ण में क्या होता है कि यहां पर पछुआ पवन की उत्पत्ति होती है। पछुआ, या फिर कह दें पछुआ पवन है तो वह किस दिशा में, जैसे आप व्यापारिक पवन कह सकते हैं या उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कहें, उसी तरह शीतोष्ण प्रकार का जो जेट स्ट्रीम है, उस इलाके में पछुआ पवन की उत्पत्ति होती है, या इसको कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम पछुआ पवन।
और एक होता है तीसरा प्रकार होता है ध्रुवीय प्रकार की जेट स्ट्रीम होती है। ध्रुवीय प्रकार की जेट स्ट्रीम होती है तो वहां पर क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे पछुआ हो जाती है तो यहाँ पे पूर्वा हो जाएगी। पूर्वा, अब पूर्वा क्या होगी, वही उत्तर पूर्वी कह सकते हैं, ये पूर्वा पवन हो गया। इस तरह जेट स्ट्रीम सिद्धांत से, चूंकि सिद्धांत अभी नहीं गए, जेट स्ट्रीम से इस तरह मुख्य मुख्य जो प्रश्न बनते हैं उसको मैंने क्लियर किया। आप इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। दोस्तों अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति, क्योंकि अभी हम जेट स्ट्रीम पे बात कर रहे हैं, अभी हम भारतीय मानसून पे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि जब तक आप जेट स्ट्रीम को नहीं समझ सकते तो भारतीय मानसून को समझने में आपको परेशानी होगी। तो आइए एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक क्लियर हो गया वन लाइनर जो टॉपिक बन पाता था वो आपने क्लियर किया। अब थोड़ा सा विस्तार से और सावधानी पूर्वक समझने का हम प्रयास करेंगे। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा विस्तार में हम जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, पृथ्वी गोल है, ये मेरी पृथ्वी है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक क्या होती है, अक्षांश रेखा होती है, और वो क्या होती है हम आप सब जान रहे हैं। अगर नहीं तो फिर भी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसका हम बात करेंगे। दो बराबर भागों में बांटने वाले अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश होती है। 0 डिग्री से ऊपर जो है वह ऊपर जब हम बढ़ते हैं तब जो है कि वो उत्तरी अक्षांश की ओर बढ़ जाता है, इधर जो है उत्तरी ध्रुव हो जाता है। नीचे जब हम बढ़ते हैं तो वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ता है। अब क्या होता है कि इसको हम पहले एक एक करके हम बांटते हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों 10 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया 10 डिग्री साउथ। मतलब 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिण। यहां पे क्या होता है कि सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत होती है। जब जहां सूर्य की किरणें ज्यादा लंबवत होगी तो वहां पे क्या होगी, गर्मी ज्यादा होगी। जब गर्मी ज्यादा होगी तो वहां पे उल्टा होता है, गर्मी और वायुदाब में विपरीत संबंध है। जहां सबसे ज्यादा गर्म होगा वहां प्रेशर उतना ज्यादा कम होगा। तो दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है तो यहां पे कैसा होता है, एल प्रेशर, हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, लो प्रेशर का यहां निर्माण होता है। ठीक है, अब हम पहले प्रेशर को हम देख लेते हैं कि वो प्रेशर के हिसाब से आगे, क्योंकि हम नीचे भी वही बात है और ऊपर भी वही बात है, तो हम सिर्फ उत्तर की बात करेंगे तो आपको दक्षिण भी समझना है। अब ये देखिए इस तरह, ये हो गया 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर। ये क्या हो गया 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। तो आपको दक्षिण में भी समझना है 30 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ, दोनों में। चूंकि जब दोनों में एक ही चीज है तो हम सिर्फ ऊपर की बात करेंगे, नीचे आपको खुद ब खुद समझना है। ठीक है दोस्तों, 30 डिग्री से 40 डिग्री हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि आगे जाके चूंकि 30 से 40 डिग्री के बीच हाई प्रेशर का निर्माण होता है। ठीक है, हाई प्रेशर का निर्माण होता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं 50 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ। यहां पे फिर लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है। देख रहे हैं, लो हाई लो। फिर हम आगे चले जाते हैं 80 डिग्री से 90 डिग्री, ये हो गया नॉर्थ, यहां भी हो गया नॉर्थ। तो यहां पर जो है ना दोस्तों वो हाई प्रेशर का निर्माण होता है। अब इसको इस तरह समझिए कि यहां पर तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ी सबसे कम समय में, या सबसे पहले यहां सूर्य की किरणें, ऐसे समझिए कि सूर्य मान लीजिए यहां पे है, इसकी किरण सबसे पहले यहां पहुंचेगी, सबसे पहले यहां पहुंचेगी। तो जाहिर सी बात है यहां सबसे पहले पहुंचेगी, तो जहां सबसे पहले पहुंचेगी, जितना कम समय में पहुंचेगी वहां सबसे ज्यादा गर्मी होगी, और जहां सबसे बाद में पहुंचेगी वहां गर्मी कम होगी। तो वही चीज है, जैसे यहां पे क्या है, बर्फ ही बर्फ पाया जाता है। सेम चीजें यहां पे होती है, 90 डिग्री साउथ में भी बर्फ ही बर्फ पाया जाता है।
अब इसमें देखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप जो है इस एरिया में जो बर्फीला है पूरा। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम विस्तार से बात करें। फिलहाल ये समझ लीजिए कि इस हिस्सा में और इस हिस्सा में जो है कि हाई प्रेशर होता है। क्यों? कि वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता या बहुत कम पहुंचता है, बहुत तिरछी पहुंचती है, वो पहुंचने तक पहुंचता है उनका प्रेशर या उनके गर्मी खत्म हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। हमने कई बार कहा, ये रिपीट करना कि गर्मी और प्रेशर में विपरीत संबंध होता है। जहां सबसे ज्यादा गर्मी होगी वहां प्रेशर जो है सबसे लो होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच जो है लो प्रेशर होता है, वही 30 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री से 40 डिग्री साउथ। अपन नीचे भी समझना है, ये चीजें दोनों तरह हम बात करें। 50 से 60 डिग्री उत्तर तो 50 से 60 डिग्री दक्षिण, उसी तरह 80 से 90 डिग्री उत्तर और 80 से 90 डिग्री दक्षिण, ये दोनों समझना है। अब हम सिर्फ उत्तर की ही हम बात करेंगे। अब ये देखना है दोस्तों, पहले तो यहां पे देखना है कि कोष का निर्माण होता है, वायु कोष या फिर कहें एक समूह का निर्माण होता है। ठीक है, वायु समूह का। अभी हम जो है कि जेट स्ट्रीम की बात नहीं कर रहे, फिर हम देखते हैं पहले वो परिस्थिति कौन सी होती है, कैसे वो जेट स्ट्रीम का और जो है कि निर्माण कैसे कैसे होता है, ये देखिए। अब देखिए होता क्या है कि इसको इस तरह समझिए, जहां पर लो प्रेशर होगा, अब प्रेशर पे हम आते हैं, जहां लो प्रेशर होगा कि लो प्रेशर की वजह से हवा क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी। जब दाब घटेगा तो हवा ऊपर होगी। ऐसे समझिए, जब हवा गर्म होगी तो लो प्रेशर की वजह से वो हवा ऊपर उठेगी। तो ऊपर उठेगी तो क्या होगी, उस जगह खाली, पहले ये समझिए इस तरह, मान लीजिए इस जगह का तापमान अचानक बढ़ जाता है तो प्रेशर निम्न होता है, तो यहां से हवा ऊपर उठेगी ना भाई, हवा ऊपर उठेगी तो यहां पे क्या होगा, हवा खाली हो जाएगा, हवा एक खाली जैसा हो जाएगा, सारी हवा तो गर्म हुई वो ऊपर चली गई। ठीक है, यहां खाली हुआ वो इधर से भी हवा आ जाएगी, इधर से भी हवा आ जाएगी यहाँ पे इसको भरने के लिए, और यहां गर्म होगी वो ऊपर उठती रहेगी। ऊपर जब जाएगी तो वो थोड़ी देर में, जब चूंकि यहां से हवा इधर आएगी तो इसको भरने के लिए ऊपर से हवा आएगी कि नहीं आएगी, तो जाहिर सी बात है यहां उच्च दाब का क्षेत्र है और यहां निम्न दाब का क्षेत्र है। तो उच्च दाब से निम्न दाब यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा आती है। जब लो प्रेशर हो तो गर्म होकर वो ऊपर की ओर उठती है, हवा ऊपर चली जाती है, तो जब उसको भरने फिर ऊपर जाती है तो फिर वो इस तरह, जब यहां से हवा नीचे आई तो यहां भी जो है इधर से हवा इधर, और सेम चीजें वही हो जाती है इधर भी। ठीक है, और वही चीजें यहां भी हो जाती है। यहां आपने क्या देखा, एक सर्कल बन जाता है, चौकोर सर्कल बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक जो है कोष, इसका एक नाम रख दिया गया कोष। तो इस हिस्सा में आप देखेंगे कितना कोष का निर्माण होगा इस स्थिति में। अगर सिर्फ हम ऊपर की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 प्रकार के कोष का निर्माण होगा। तो आप 3 प्रकार के कोष का निर्माण होगा। तो पहले जो है इस कोष को अगर हम एक तरफ मिटाते हैं तो इस कोष में जो ये 4 भाग है, प्रत्येक कोष को 4 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। 3 कोष का यहां निर्माण होगा कम से कम। प्रत्येक कोष की हम बात करें, प्रत्येक कोष को 4 भागों में बांटा गया। ये देखना 1 2 3 4, चारों भाग का कुछ ना कुछ नाम है, याद रखिएगा। ये हिस्सा क्या हो गया, धरातल है। यहाँ पे क्या है, धरातल है। यहाँ गर्म हुआ, लो प्रेशर, गर्म हवा हुआ, लो प्रेशर बना, हवा ऊपर गया, फिर इधर मुड़ा, फिर जो यहाँ पे इधर से हवा इधर आई है तो यहाँ खाली हुआ तो ऊपर से हवा नीचे आती है। तो चारों का कुछ ना कुछ नाम। अब जैसे ये यहाँ पे धरातल के निकट जो हवा है उसको क्या बोलेंगे, सतही पवन, चूंकि ये नाम है, सतही पवन या धरातलीय पवन बोलेंगे। ये ऊपर की ओर उठ रही है पवन, बिल्कुल घबराइए नहीं, बहुत इजी सब नाम है। ऊपर की ओर उठती पवन, तो इसको क्या बोलेंगे, उठती पवन, ये नाम दिया मैंने, उठती पवन। अब ये क्या है, आकाश में धरातल के ठीक विपरीत, मतलब सबसे ऊपर हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे, ये सतही पवन है तो ये क्या हो गई,
ऊपरी पवन, ऊपरी पवन, और इसको हम क्या नाम देंगे, सॉरी उतरती पवन। क्या नाम देंगे दोस्तों, उतरती पवन। तो आई होप अभी हम आगे नहीं बढ़े, सिर्फ ये जो एक सर्कल बन रहा है इसको हम कोस कहते हैं। कोस का अलग अलग नाम है। पहले हम ये समझ रहे हैं कि प्रत्येक कोस को किसने कितने भागों में बांटा गया। यह जो एक सर्कल बन रहा है ना ऊपर नीचे होने वाला एक चक्र जो बन रहा है, उसमें जो है कि पवन को नाम दिया गया है। धरातल के निकट जो पवन है उसको सतही पवन या धरातलीय पवन कहा जाता है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, क्योंकि पवन जो ऊपर की ओर उठ रही है उसको हम उठती पवन कहेंगे, और जो सबसे ऊपर हो गई, ऊपर जाने के बाद जो पवन है उसको हम क्या कहेंगे, ऊपरी पवन कहेंगे, और जो नीचे उतर रही है सतह पे आ रही है उसको हम उतरती पवन कहेंगे। यहां तक मुझे विश्वास है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जितने कोस होगा उसमें सबका यही नाम हम करीब करीब देंगे। अब ये हो गया खत्म, ठीक है, ये हमको समझाना था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कितने प्रकार के कोस बनते हैं। यही स्थिति हर जगह होती है। अब ये याद रखिए इसमें 3 प्रकार के कोस हैं। अब ये देखिए, हाई प्रेशर है इधर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा आ रही है। लो प्रेशर में क्या हो रही है, हवा आकाश की ओर जा रही है। लो प्रेशर में हवा क्या हो रही है, आकाश की ओर जा रही है। ये मान लीजिए ये यहां से आकाश की ओर गई, क्या हो गई, आकाश की ओर गई हवा। इधर तो आकाश है, चारों तरफ तो आकाश है, हम कहेंगे आकाश की ओर गई तो यहां पे खाली होता है तो पवन इस तरह आती है यहां पे, ठीक है। इस तरह हवा आती है भूमध्य सागर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर आती है हवा से। पहले इनको समझ लेना है इसकी दिशा। तो यही जो अभी हम कुछ समय तक जेट स्ट्रीम के प्रकार पे जब हम बात कर रहे थे तो व्यापारिक पवन की बात की थी। पहला व्यापारिक पवन की हम बात किए थे, तो यही है, इसी को हम कह देते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और ठीक 40 डिग्री से 50 डिग्री के बीच, चूंकि ये क्या होता है हाई प्रेशर, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा आ रही तो इधर भी तो लो प्रेशर था ना, 40 से 50 के बीच, 50 तक जाता है तो वहां भी तो लो प्रेशर बन रहा है। तो यहां भी हवा जो है वो इस तरह वो लो प्रेशर की ओर जाती है, लो प्रेशर की ओर हवा जाती है। तो जेट स्ट्रीम के प्रकार में दूसरा प्रकार हमने क्या कहा था, दूसरा प्रकार हमने कहा था पछुआ पवन। पछुआ पवन नाम दिया था हमने, ये क्या हो जाएगा, पछुआ पवन यहां पे उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों। ये जो पवन उत्पन्न हुआ वो पछुआ पवन हुआ। अब चूंकि लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर गया तो यहां भी तो 80 से 90 डिग्री अक्षांश के बीच में तो हाई प्रेशर का निर्माण हो रहा है। तो यहां पे जो है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा आ रही है, इसको हम ध्रुवीय पवन के नाम से, अभी सिर्फ हम पवन का नाम बता रहे हैं, ध्रुवीय पवन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो वो हो गया क्लियर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ये तो हो गया कि हवा के बहने की दिशा। अब हम देखते हैं, चूंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा आता है और लो प्रेशर की वजह से यह जो है कि आकाश में ऊपर की ओर हवा उठती है। जब ऊपर की ओर हवा उठती है तो ऊपर जाकर वह लो प्रेशर की ओर मुड़ती है। लो प्रेशर इधर, फिर वो हाई, सॉरी, लो प्रेशर से ऊपर गए, फिर हाई प्रेशर के विपरीत होता है, क्योंकि ये इधर आ रही है, फिर वो एक सर्किल की तरह, अभी जो हम बताए थे प्रकार में, ये 4 भाग में हमने बांटा था, इसी तरह का होता है, निर्माण होता है। इसका ठीक विपरीत यहां पे होगा। ये देख रहे हैं कि चूंकि यहां भी हाई प्रेशर है, दोनों स्थिति, यहां जैसे इधर आया तो इधर से भी तो हवा आ सकती है, क्योंकि यहां से हवा नीचे आ रही तो दोनों तरफ से हवा इस ओर आएगी। और ठीक अब जैसे इधर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ रही है, तो यहां भी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा जा रही है, और यहां भी ऊपर की ओर जा रही है। ये चीजें यहां पे विपरीत हो रही है।
अब वो चीजें यहाँ पे अलग 60 से 80 डिग्री के बीच में वही स्थिति होती है, ठीक है, 60 से 80 डिग्री के बीच में वही स्थिति होती है। ठीक विपरीत जो आप 10 से 30 डिग्री के बीच देख रहे हैं वही चीजें यहाँ पे होती है। यहाँ भी ऊपर की ओर बढ़ेगी, देख रहे हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और फिर लो प्रेशर से ऊपर, ऊपर से फिर इधर उत्तर की ओर, फिर उत्तर को फिर जमीन की ओर आती है। तो चारों प्रकार में नाम सेम है। ये उठती पवन, ऊपरी पवन, सतही पवन और ये उतरती पवन, ठीक है। जो नीचे की ओर उतर रही है वो उतरती पवन, ऊपर की ओर जो बढ़ रही है वो जो है उठती पवन, और ऊपर से जो पवन है उसको ऊपरी पवन कहा गया। अब जो है कि यहां हम क्या देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में 3 प्रकार के कोश का निर्माण हो रहा है, 3 प्रकार के चक्र का निर्माण हो रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा है। अब इस तीनों चक्र का कुछ ना कुछ नाम है, अब उसको हम देखते हैं। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। वो हम देखते हैं कि क्या क्या नाम इसका रखा गया। तो याद रखिए 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच जो एक जो है कि सेल का निर्माण हो रहा है, एक ग्रुप का निर्माण हो रहा है, चक्र का निर्माण हो रहा है, उसको कहा जाता है हेडली सेल। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? हेडली सेल का निर्माण होता है। फिर हम जाते हैं बीच वाला, बीच वाला इसको कहा जाता है फेरल, फेरल सेल। कहीं कहीं पे फेलर सेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो आप ऑप्शन देख के समझ जाएंगे। दूसरा को क्या कहा जाता है? फेरल सेल। और तीसरा इसको कहा जाता है पोलर सेल, पोलर या फिर ध्रुवीय सेल इसको बोल देंगे, चलेगा। ध्रुवीय, चूंकि यहां पे क्या है, ध्रुव है, तो ध्रुव के निकट जो सेल बनता है उसको ध्रुवीय सेल या पोलर सेल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं। हेडली सेल, फेरल सेल, फेलर सेल और फेलर बोल दीजिए या फेरल बोल दीजिए, फेलर, फेलर सेल या पोलर सेल, 3 तरह का सेल हो गया। अगर आप 2-3 बार रिपीट करेंगे क्लियर हो जाएगा। हेडली सेल, फेलर सेल, पोलर सेल या ध्रुवीय सेल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जेट स्ट्रीम में क्या है, अभी उसका नाम रख रहे हैं जेट स्ट्रीम। उत्तरी गोलार्ध में 3 और दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम होगा। दक्षिणी गोलार्ध में ये होगा, पहला हेडली सेल, उसके नीचे पोलर सेल, चूंकि फेलर सेल, और सबसे लास्ट में होगा ध्रुवीय सेल या पोलर सेल। क्लियर है? यही चीजें है, ये जो ऊपर गई है, ये जो ऊपर पवन गई है, ये याद रखिए इस तरह का बना है। इसको हम बताते हैं, ये जो ऊपर गया है, मान लीजिए ये सतह है, ठीक है दोस्तों, सतह सबसे ऊपर जो गई है, ये स्थिति इतनी स्पीड होती, यही चीजें है वो जेट स्ट्रीम है। क्लियर? अभी हमने कुछ समय पहले क्या बताया था कि 18 किलोमीटर तक, 9 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई में बहुत ही तीव्र गति से हवा चलती। क्योंकि होती क्या है ना, ये चीजें जब यहाँ पे से हवा जब इधर बढ़ रही है तो यहाँ पे खाली हो रहा है, इसको भरने के लिए ऊपर से बहुत तीव्र गति से हवा आती है, तो ये भी तो बहुत तीव्र गति से इसको भरने के लिए आगे बढ़ेगी। तो यही इसकी स्पीड 340 किलोमीटर तक होती है। तो यही चीजें जेट स्ट्रीम होती है, ठीक है। तो ये चीजें उनका अलग अलग नाम है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा सेल या फिर जेट स्ट्रीम को कितने प्रकार के सेल में बांटा गया है, या पवनों को कितने सेल में बांटा गया है, तो आप क्या बताएंगे? हेडली सेल, फेलर सेल और पोलर सेल या ध्रुवीय सेल। तो उसका माप भी पूछा जाएगा। हेडली सेल क्या है? 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। वहीं अगर आपसे फेलर सेल पूछा जाएगा वो 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। उसी तरह पोलर सेल के बारे में अगर पूछा जाएगा 60 से 80 डिग्री जो है कि उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच वो मतलब सेल का निर्माण होता है। अब ये समझ गए ये जेट स्ट्रीम कैसे उत्पन्न होता है। अब होता है एक चीज और हमको जानना है। क्या जानना है दोस्तों? किसके बीच में जो एरिया उत्पन्न होता है, मान लीजिए ये जो एरिया उत्पन्न हुआ
जो दोनों तरफ से हवा आके जहां मिलती है, ठीक है, दोनों तरफ से हवा आके जो मिलती है, इस एरिया में जो है कि चक्रवात की उत्पत्ति होती है। चक्रवात भी वो जो है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम बात करेंगे, फिलहाल जान लीजिए यहाँ पे चक्रवात की उत्पत्ति होती है। चक्रवात की उत्पत्ति होती है जहां दो भिन्न राशियां आकर जब मिलती है तो उसको चक्रवात की उत्पत्ति होती है। याद रखिए वो ऊपर ही उठती है, वो जमीन पर नहीं बात हो रही है, वो आकाश की बात हो रही है। यहां आप देख सकते हैं स्थिति हेडली और फेलर सेल के बीच चक्रवात की उत्पत्ति होती है। वही फेलर और पोलर सेल के बीच जो है ना वो प्रति चक्रवात की उत्पत्ति होती है। प्रति चक्रवात की उत्पत्ति होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया अपना जेट स्ट्रीम की पूरी जो कि रचना। आई होप कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं, फिर थोड़ी सी और हम बात करेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि स्टेज जो जेट स्ट्रीम का स्टेज है वो कितने तरह का होता है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। जेट स्ट्रीम हमने समझ लिया है कि वो जेट स्ट्रीम उत्पन्न कैसे होता है। अब हम समझते हैं उसका स्टेज कैसे होता है, वो किस तरह जो कि जलवायु को प्रभावित करता है या मानसून को प्रभावित कैसे करता है, उसको हम देखते हैं। अब ये देखिए, अभी हम क्या समझ रहे हैं, ये हम आधा पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर करेंगे वही चीजें आपको नीचे समझना है। पहली स्थिति में हम देखते हैं होता क्या है कि जेट स्ट्रीम किस तरह चलती है। ये है तो जेट स्ट्रीम की पहली स्थिति में क्या होती है, चूंकि इधर क्या है ध्रुव है, याद रखिएगा इधर क्या है ध्रुव यानी 90 डिग्री और यहां पे क्या है 0 डिग्री, यानी ये विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पे क्या होगी, विषुवत रेखा पे क्या होती है दोस्तों, गर्म होती है, और जो ध्रुवों पर क्या होती है दोस्तों, ठंड होती है। तो इसको हम एक संकेत दे देते हैं। संकेत किस तरह अगर हम दें ए, और गर्म का संकेत हम दे देते हैं बी। तो ध्रुव पर क्या हो रही है, यहां पे ठंडी है, तो इस वाले हिस्से में क्या है ए ठंड है, और इस वाले हिस्से में क्या है बी गर्म। अभी तक क्या है कि जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम के उत्तरी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं, वही चीज आपको दक्षिणी गोलार्ध में समझना है। जेट स्ट्रीम जो आती है उत्तर में ठंडी जो है कि जलवायु होती है और नीचे क्या होती है गर्म होती है, लेकिन ये चीजें बढ़ती जाती है। पहला स्थिति में ये है तो ऊपर ठंडी नीचे गर्मी। वही चीजें अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या है कि यहाँ ठंडी, वो चीजें बदल जाएगी, ऐसे नीचे ठंडी हो जाएगा ऊपर गर्म हो जाएगा, यानी विषुवत रेखा पे गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होती है विषुवत रेखा पे गर्म और ध्रुवों पे ठंड पड़ती है। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं क्या होता है। दूसरी स्थिति यही है, विषुवत रेखा है, तो ये जो है इनका आयाम जो है बढ़ता जाता है, वो स्थिर नहीं रहता, आयाम थोड़ा क्या होता है बढ़ता जाता है, वो इस तरह हो जाता है दोस्तों। ये तो दूसरी स्थिति में क्या होता है, ठंड और गर्म जो है समानांतर हो जाता है, समानांतर। क्योंकि यहां क्या है कि ये मान लीजिए ठंड है और ये क्या है गर्म है, गर्म और ठंड। आप देख सकते हैं यहां से ठंडी जलवायु को या ठंडी हवा को वो जो है कि भूमध्य रेखा की ओर ले आता है, और भूमध्य रेखा की गर्मी को वो ध्रुव की ओर लेकर चलता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि दोनों की जलवायु को या दोनों के मौसम को वो एक तरह से समान कर देता है। और इस स्थिति में फायदा क्या होता है कि ध्रुवों पर बहुत ज्यादा
ठंडी नहीं पड़ पाता है और भूमध्य रेखा पर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ता, यानी यहाँ पे गर्मी कम हो जाती है, यहाँ पे ठंडी कम हो जाती है। इसलिए भूमध्य रेखा के लोगों को ज्यादा गर्मी का अनुभव नहीं होता है और ध्रुवों पर रहने वाले लोगों को ज्यादा ठंडी का अनुभव नहीं होता। अगर ऐसा होने लगे यहाँ पर ठंडी ही ठंडी पड़े, बहुत ज्यादा ठंडी पड़े, तो मानव जीवन समाप्त या जीवन ही समाप्त। अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर पूरी गर्मी रह जाए, यहाँ भी तो जीवन समाप्त होगा। तो अब देखिए नेचुरल कितना बढ़िया काम करता है कि दोनों के तापमान को मैनेज कर देता है। जहाँ ठंडी है उसमें थोड़ी थोड़ी गर्मी ले आता है। आप ये देख रहे हैं यहाँ के तापमान को, गर्म हवा को वह जो है कि उत्तर की ओर, सेम यहाँ दक्षिण में भी होता है, वह दक्षिण की ओर ढकेलता है ठंडी को, और दक्षिण की ओर गर्मी को ढकेलता है, और यहाँ की ठंडी को ऊपर की ओर लाता है, भूमध्य रेखा की ओर लाता है। तो ऐसी स्थिति में तापमान क्या होता है? समांतर। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जेट स्ट्रीम के किस स्टेज में जो है कि तापमान समानांतर हो जाता है, तो क्या बताएंगे? सेकंड स्टेज में तापमान जो है वह समानांतर हो जाता है। अब आता है दोस्तों तीसरा स्टेज में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा स्टेज में हम आते हैं। तीसरा स्टेज में हम देखते होता क्या है। तीसरा स्टेज में ये चीजें और बढ़ता है, मतलब इसका आयाम और बढ़ता जाता है। होता क्या है वो इस तरह समझिए। ये देखिए दोस्तों होता क्या है कि ये जो अभी तक क्या था कि यहां से गर्मी को ध्रुवों की ओर और ध्रुवों की गर्मी को विषुवत रेखा की ओर ढकेलता, लेकिन यहां वो क्या है, वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, उसका कंपन या कहें आयाम वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इनके बीच का वो अंतर धीरे धीरे मिटने लगता है। ये क्या है, चूंकि ठंडी को हम लिए हैं, ऊपर क्या है ठंड है और नीचे क्या है गर्म है। ठंड का संकेत हम ए लिए और गर्म का संकेत बी लिए, तो ये गर्म क्या होता है, बी यहां आ जाता है और यहां का ए इधर आ जाता है, उसी तरह बी ए। अब ये देख रहे हैं ठंड बहुत ज्यादा निकट आ जाता है, मतलब यहाँ की गर्मी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, यहाँ मतलब बहुत ज्यादा ठंडी का अनुभव होने लगता है और ध्रुवों की ओर बहुत ज्यादा गर्मी का अनुभव होने लगता है। और इन दोनों के बीच वाला जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं वो धीरे धीरे कम होने लगता है, मतलब एक तरह से सब जगह तापमान वो बराबर करने लगता है। ठीक है दोस्तों, और ये चीजें यही नहीं रुकती है, चौथी स्टेज में आकर ये पुनः पूरी तरह विकृत हो जाता है। चौथे स्टेज में आकर क्या होता है दोस्तों, चौथे स्टेज में, और चूंकि यहां क्या होता है एक चीज और देखिए, चूंकि ये गर्म जो है जब ध्रुवों की ओर जाएगा तो यहां पर ये चीजें चेंज हो जाता है, यहां पर ध्रुवों की ओर गर्म का अनुभव होने लगता है दोस्तों, और जो है कि विषुवत रेखा पर ठंड का अनुभव होने लगता है। यहीं पे क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी विषुवत रेखा की ओर आने लगती है। अब यहाँ पे क्या होता है चौथी स्थिति में कि ये जो है एक तरह से वो इतनी ज्यादा घूमने लगती है कि वो स्वतंत्र रूप ले लेती है, इस तरह हो जाती है। होता क्या है कि वो ये जो है सर्कल जो इस तरह आ रही थी वो यहां से टूटकर एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आने लगती है। तो इस वजह से क्या होता है, अभी मान लीजिए इसको ये आगे बढ़ी तो यहाँ पे अंदर क्या हो गया, गर्मी हो गया, और उसके बाहर वाला हिस्सा क्या हो रहा है ए, उसके बाहर क्या हो रहा है ए, और लेकिन वही चीजें ये चीजें देख रही है कि अंदर ए बन रहा है, बाहर क्या हो जा रहा है बी। उसी तरह यहाँ पे बी हो जाता है, बाहर ए हो जाता है। तो ये चीजें होता क्या है, यहां पे स्वतंत्र स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कहीं पे गर्मी और ठंडा, कहीं पे ठंडा और कहीं गर्मी, ये चीज स्थिति हो जाती है। और ऐसी स्थिति में क्या होती है कि गर्म और ठंड का स्थिति हो जाता है, सॉरी ठंड। तो ये चीजें, और यहां पे जो है स्टीम फिर से वो इसी रूप में शुरू कर लेता है अपने को, वो तो स्वतंत्र हो जाता है लेकिन फिर से स्टीम इस तरह हो जाता है और फिर से जो पहला स्टेज है वो उत्पन्न होने लगता है। तो क्लियर, आई होप कि आपको इनका स्टेज समझ में आ गया होगा कि जेट स्टीम की उत्पत्ति का जो स्टेज है वो कैसे होता है। अब हम थोड़ा सा जल्दी चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है,
अब जो कि मानसून पर जो कि भारतीय मानसून को ये कैसे कवर करता है, इसको देखने के लिए आप पहले वीडियो को देखें कि मानसून को कैसे वो प्रभावित करते हैं या भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। और हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे दक्षिण पश्चिम मानसून, जो भारत में मानसून आती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से आती है, उस पर अलग से वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम ये क्लियर कर देंगे कि मानसून कैसे उत्पन्न होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए कि ये भारत है, ठीक है, भारत है। यहां पे जब गर्म होगा तो लो प्रेशर होगा, गर्म होगा तो लो प्रेशर होगा, वो आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है, वो आगे की ओर, सॉरी, गर्म होगा तो लो प्रेशर यहां बनता, सॉरी हमने गलत बोल दिया, यहां पे लो प्रेशर बनता है, यहाँ हाई प्रेशर बनता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा आती है, वो कारण है, वो हम कारण जो है जब जो कि मानसून में हम बात करेंगे उस पर हम विस्तार से बताएंगे। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।